हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 2 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बेसिस पे काव्य खंड में अंतिम पाठ। नहीं, ये काव्य खंड का ये अंतिम सफ़र है। पाठ 9 संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। और यह जो कविता आई है उनके आवाज़ भी एक जगह है काव्य संग्रह से आई है, जो 2004 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या, और अंत में हम प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो ठीक है, आज सामने से मैं इन सब की चर्चा करूंगी। सामने से मतलब ये जो आपका प्रश्न अभ्यास है वो अभी मैं आपको अभी सामने से बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंगलेश डबराल जी के परिचय से। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, यानी आधुनिक धारा के हिंदी कविता के ये प्रमुख कवि और रचनाकार हैं। इनका जन्म 16 मई 1948 काफल पानी टिहरी गढ़वाल, जो उस समय उनके रियासत में आता था, जो अब कहाँ है, उत्तराखंड भारत में। इनका पेशा, ये विभिन्न पेशाओं से जुड़े। इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वह गांव काफल पानी से हुई थी, और उच्च शिक्षा के लिए ये देहरादून गए। और पेशा के रूप में इन्होंने विभिन्न चीज़ों को प्रयोग किया, यानी कि बहुत सारे स्थान पे ये रहे, यानी हिंदी कवि, पत्रकार, अनुवादक, संपादक और आलोचक आदि के रूप में, यानी विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी साहित्य में। इनके पिता अमित दुबे जी थे और माता का नाम गुड़िया देव दुबे। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन का कार्य इन्होंने किया, क्योंकि ये नई कविता आंदोलन के थे, और जो कविताओं का नया रूप है और जो नई रचनाएं थी, यानी कि जो चेंजिंग आई थी आधुनिक साहित्य के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य में, उन्होंने सबके बारे में विशेष लेखन किया। ठीक है, इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें प्रमुख है शुरुआती दौर में हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास, नई दिल्ली, यानी देहरादून से शिक्षा लेके वो पेशा के लिए कहाँ गए, दिल्ली गए। उसके बाद पूर्वग्रह, जो भोपाल भारत भवन द्वारा प्रकाशित होता है, उसमें उन्होंने सहायक संपादक का काम किया। उसके बाद अमृत प्रभात, जो इलाहाबाद लखनऊ से प्रकाशित होती थी, उसमें उन्होंने संपादक का काम किया। फिर जनसत्ता और सहारा समय के वो संपादक बने, उसमें उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, और अंत में नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़कर अंततः वहीं कार्यरत थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाओं का संकलन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने हर क्षेत्र में लेखन किया। और प्रमुख लेखन, नहीं कहता है गागर में सागर वाली बात, उन्होंने ऐसा रचना किया। ठीक है, तो जिनमें उनकी 5 कविता संग्रह, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु, ये इनका कविता संकलन है। 2 गद्य संग्रह भी इनके प्रमाणिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, यह इनकी गद्य साहित्य है। एक यात्रा डायरी भी इनकी प्रकाशित है, जिनका प्रमाण प्राप्त होता है, एक बार आयोवा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके अतिरिक्त वह नियमित लेखन का काम करते थे, साहित्य में, सिनेमा में, संचार माध्यम में, और जितने भी सांस्कृतिक सवाल होते थे पब्लिकली, उसमें वह लेखन का काम करते थे। विशेष रूप से इनका एक विशेष परिचय जो है वह यह है कि इनकी कविताएं जो थी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी साहित्य में। सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, विदेश में जितनी भी भाषाएं हैं, सब भाषा साहित्य में इनका प्रमुख स्थान था।
इसीलिए इनकी कविताओं का जो अनुवाद है मतलब दुनिया के विभिन्न भाषाओं में प्रमुख भाषाओं में हुआ। तो वही विशेष रूप से मैं लेके आई हूँ। इनकी कविताएं सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली आदि विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है। और विभिन्न साहित्य में स्थान मिलने का मतलब है कि उनके जो संकलन थे, जो रचनाएं थी, वह विदेशों में भी वह लेसन के रूप में क्या कहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाए जाते थे। इतने महत्वपूर्ण थे और इतना विशेष संदेश उससे प्राप्त होता था। ऐसी प्रमुख विषयों को वह स्थान देते थे जो बहुत प्रमुखता थी और सबके लिए मतलब कि विशेष उपयोगी थे। इन्हें इनके साहित्य में अनुपम योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए, सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी, जो साहित्य का एक प्रमुख सम्मान है, 2004 में प्राप्त हुआ उनकी कविता संग्रह हम जो देखते हैं के लिए। और उसके अलावा पहल सम्मान और विभिन्न जो लोकल सम्मान थे वह भी उन्हें प्राप्त हुए। इनका निधन 9 दिसंबर 2020 एम्स अस्पताल नई दिल्ली में हुआ। किसके कारण? जो कोविड-19 का प्रकोप आया था, इनसे ये बच नहीं पाए और बहुत दुख की बात है उनकी चपेट में आकर हमने साहित्य का जो एक अनमोल रत्न था उसे हमने खो दिया। नई दिल्ली में एम्स में इनकी मृत्यु हुई और कोविड का जो प्रकोप उन्हें हो गया उनसे हम उनको बचा नहीं पाए। तो ये इनका परिचय था। अब चलिए उनका पाठ संगतकार नाम से आपको थोड़ा इशारा प्राप्त हो ही गया होगा, या फिर आपने अगर इस चैप्टर्स को पढ़ा होगा तब तो आपको जानकारी होगी ही। संगतकार का मतलब होता है किसी मुख्य व्यक्ति या मुख्य चीज़ के साथ जो सहयोग करने वाले होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? संगतकार। संगत मतलब संगति, कार मतलब करने वाला। नहीं, जैसे अभी मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे हेल्प में कैमरे के लिए या फिर सपोर्ट के लिए जो हमारा साथ देते हैं वह हमारे कौन हुए? संगतकार हुए। ठीक है, ऐसे समझिए। जो इनके काव्य संग्रह से मैंने आपको बताया ही। तो अब चलिए इस कविता के माध्यम से हम और जाने कि संगतकार की क्या भूमिका हमारे जीवन में होती है। आप सोच के देखिए, यह जो भूमिका है संगतकार की वह विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। नहीं, किसी भी माध्यम से किसी भी जो व्यक्ति कोई काम करता है उसमें जो उसका सहयोगी होता है, अगर वह ना हो तो वह काम सही रूप से हमारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। नहीं, तो उसमें उसकी भूमिका जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि जिस कार्य को जो कर रहे हैं अगर उसकी भूमिका ना हो तो शायद हम अपने लक्ष्य में सफल भी ना हो पाए, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी या फिर सफल भी ना हो पाए। तो संगतकार एक जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए कविता के माध्यम से इसे और स्पष्ट रूप से जाने हम। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यानी इस कविता की पंक्ति के माध्यम से संगतकार का परिचय देते हुए कवि स्पष्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने गायक के रूप में यहाँ संकेत दिया है, लेकिन इसके माध्यम से यह सिर्फ कॉमन संकेत नहीं है। नहीं, यह सिर्फ क्या कहते हैं गायक का संकेत नहीं है, हर उस संगतकार के लिए संकेत है जो हमारे कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। नहीं, तो इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि वह जो मुख्य गायक के साथ वह क्या करता है, एक जो संगतकार है उसका साथ देता है। तो गायक के साथ आप कल्पना करिए कौन कौन उनके साथ देता है। जो संगीतकार होते हैं, जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं, नहीं जो सुर बांधते हैं, जो क्या कहते हैं माहौल के रूप में जो
कैमरामैन होते हैं या फिर माइक एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं, नहीं, साफ सफाई कर्मी होती हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं, एक गायक के संगतकार होते हैं। अगर वह इसे मतलब कि ऐसा व्यवस्था ना करे तो एक गायक एक गाने को मतलब कुशलता से वह नहीं बना सकता है। तो वही कह रहा है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे संगतकार होते हैं जो वह गा रहा है गायक, उसमें धुन बनाई जाती है, संगीत के माध्यम से निर्देश दिया जाता है और किस सुर में कहाँ लय कैसी होगी उसका निर्देशन किया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं से गुजर कर ही एक गायक एक सही गीत को प्रस्तुत कर सकता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह भारी स्वर का स्वाद देती है। यानी भारी स्वर मतलब मुख्य गायक की ही आवाज़ मुख्य रूप से सुनी जाती है, लेकिन वो पीछे से जो उसकी भूमिका है, उसका जो सहयोग है, अगर वह ना हो तो वह गायक की जो मुख्य आवाज़ है हम तक सही रूप से नहीं पहुंच पाएगी। वह कमज़ोर कांपती हुई थी। वह कमज़ोर कांपती हुई क्यों थी? क्योंकि उसका जो ध्येय था क्या था, मुख्य आवाज़ को सामने लाना, उसमें सहयोग करना, नहीं उसका कोई भी या मतलब ये मूल्य वह नहीं चाहता है, वह सिर्फ संगत करना चाहता है या जो मुख्य आवाज़ है उसको सही दिशा मिले, सही रूप में मैं उसके साथ खड़ा हो सकूं। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, यानी उसको सहयोग के रूप में एक छोटा भाई जिस प्रकार चाहता है कि नहीं मेरा भाई सफल हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, तो वह छोटा भाई के रूप में खड़ा हुआ मिलता है। उसे छोटा भाई बताया गया संगतकार को, या उसका शिष्य भी बताया गया है। एक शिष्य भी इन कार्यों में सहयोग करते हैं तो संगतकार को शिष्य का नाम भी दिया गया है, या पैदल चलकर दूर चलकर सीखने वाला कोई रिश्तेदार, उनका रिलेटिव्स बताया गया है उस संगतकार को, जो उस मुख्य आवाज़ को पेश करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यानी जो मुख्य आवाज़ है या जो मुख्य काम है, यहाँ पर दोनों तरफ से संकेत है, गायकी के माध्यम से भी और अन्य कामों के बारे में भी, कि जो मुख्य काम हम करते हैं, जो मुख्य गायकी है, उसमें जो उसकी जो गर्जना होती है, जो उसका रूप होता है, उसमें वह चिरकाल से, प्राचीन काल से वह उसका सहयोग करते आया है, उसका साथ देते आया है, अपना सुर मिलाते आया है। यानी उसके बिना वह मुखर नहीं हो सकती थी, वह जो मुख्य आवाज़ थी वह मुखर नहीं हो सकती थी। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, नहीं वह हमेशा से उसका सहयोगी बन के होता है। जब कोई गीत का सुर साधता है तो बहुत सारे जो तान आते हैं उसकी गायकी में, तो उसके सुर को क्रम करने के लिए संगतकार उनके साथ खड़े होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो वह तान को सही रूप नहीं दे पाएगा। नहीं, अपने सरगम को लांघकर, जो उसके सरगम है, सरगम मतलब सरगम किसे कहा जाता है, 7 सुर हमारे संगीत में आते हैं, नहीं उसी को सरगम का नाम दिया जाता है। उसी के माध्यम से हम गीत के बोल उसी के धुन पर निकालते हैं। ठीक है, वह चला जाता है, मतलब जो वो भटकता है अपने काम में, उसे मतलब कि उसको सहयोग के लिए यानी उसको स्थिर रखने के लिए उसकी जितनी आवश्यकताएं हैं वह पूरी कौन करता है, उनका संगतकार, उनका सहयोगी। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यानी इस क्रम में जब वह तान के यानी अपने विशेष काम को पूरा करने के लिए जब उसमें तल्लीन हो जाता है और कुछ कुछ समस्याएं जब उसके सामने आती है, सुर को साधने की हो या किसी काम की हो, मैंने अभी तो बताया कि दोनों तरफ इशारा है, तो उसे धैर्य दिया जाता है, नहीं एक विश्वास दिलाया दिया जाता है, आप ये कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी कुछ भी समस्या आएगी तो उसके निदान के लिए हम तत्पर हैं। उसे सिखाया जाता है जिस प्रकार नौसिखिया किसे कहते हैं, जब शुरू में कोई नई चीज़
लोग सीखना चाहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नौसिखिया। नहीं, उस समय जो उसका उत्साह होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए वह दुगने रूप में होता है, वह दुगने एनर्जी के साथ उसको सीखता है, इसीलिए उसे नौसिखिया कहा गया। वो याद दिलाता है कि आप वही नौसिखिया हैं जिसको सीखने के लिए आप में डबल एनर्जी थी। तो यहाँ भी आपको डबल एनर्जी की आवश्यकता है। आप हिम्मत नहीं हारिए, हम आपके साथ हैं। और इस संबल से वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक सफल करता है। तो आगे, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। यानी जब किसी काम को हम करते हैं तो मन में बहुत सारी दुविधाएं भी होती है, असमंजस होते हैं। नहीं कि उस चाहे गायकी हो या कोई काम हो तो उसमें जो तार सप्तक हैं, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो उस पर मेरा सुर कैसा है, सही हो रहा है कि नहीं, इस दुविधा में पड़े रहते हैं। तो उस समय संगतकार क्या करते हैं, उसका सहयोगी बनकर उसे मतलब कि एक कुशल गायक के रूप में प्रेषित करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, उसे प्रेरणा देते हैं। जब अपने क्या कहते हैं काम से वह डगमगाने लगता है तो वह प्रेरणा स्वरूप और जो उसका उत्साह जो अस्त होने लगता है, अब पता नहीं मुझसे संभव हो ना हो, तो उस समय संगतकार उसका सहयोगी बनकर उसके कार्य को सफलता से अंजाम देता है। ठीक है, इसी पंक्ति का भाव है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। जब वह गिरने लगता है अपने काम के प्रति, अपनी गायकी के प्रति, लगता है कि अब इतना दूर आ गया, पता नहीं अब सुरतान सही हो रहे हैं कि नहीं, तो उस समय वह ढांढस बंधाता है कि सब कुछ सही है। नहीं, इशारों से, अपने सहयोग से, नहीं वाद्य यंत्रों के सहयोग से, और भी जो उसके रूप होते हैं उसको कुशल बनाने में वह उसे ढांढस बंधाता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यानी जब वह डगमगाने लगता है तो वह स्वर धुन के रूप में हो, चाहे आपको निर्देश करने के रूप में हो, वह उसको इशारा करता है आपका सुर यहाँ पर ऐसे होगा, आप यहाँ पर इस तरह से आइए। इशारों में एक कुशल सहयोगी के रूप में उसके साथ खड़ा होकर उसका साथ देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि हम नहीं चाहते हैं या हमें आमने सामने कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वह अचानक से सहयोग करने के लिए हमारे सामने खड़ा होता है और हमें अकेला नहीं होने देता। क्योंकि अकेला होने से हम यह महसूस कर सकते हैं, दुविधा में पड़ सकते हैं कि पता नहीं यह काम संभव हो ना हो, तो ये सहयोगी बनकर एक अडिग रूप में वह हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। नहीं, यानी जब हम रियाज करते हैं, एक बार गाया, वह सही सुरतान नहीं पकड़ाया, या फिर कोई काम हम करें एक बार में सफलता नहीं मिली, जरूरी तो नहीं कि एक बार में ही हम सफल हो जाए, एक ही बार में हम गायकी के सुर तान सही कर ले, ऐसा संभव तो नहीं है। तो वह हमें ढांढस बंधाता है कि रियाज करने से, अभ्यास करने से यह सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। आप अकेले नहीं हैं, यह फिर से हो सकता है, आप फिर से गा सकते हैं। तो संगतकार उसे ढांढस बंधाते हैं। वह तो अपने काम को एकदम एक रूपता से करते हैं, सही रूप से करते हैं, लेकिन गायक अपनी गायकी से विचलित होता है। जब हम किसी काम को लादते हैं तो हम विचलित होते हैं। बहुत सारे किसी काम को करने के लिए बहुत सारे साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो किसी ना किसी रूप में हम अपना साहस खोते हैं। उस समय संगतकार हमारा साथ देकर हमें ढांढस देते हैं और हमें एक मजबूत इरादा देते हैं। हर काम में ऐसे लोग हमारा साथ देते ही देते हैं। उसी तरफ कभी हमारा इशारा कर रहे हैं। अंतिम की 5 पंक्तियाँ, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी पंक्ति के माध्यम से वो संगतकार का पूर्ण परिचय देते हैं और उसका वास्तविक रूप हमें दिखाते हैं कि जो संगतकार हमारे काम में हमारे साथ खड़ा होता है, वह भी उस काम को कर सकता है। नहीं, उसके स्वर धीमे होते हैं या पीछे से हमारा साथ देता है, तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि वह मात्र मेरा सहयोगी है, या जो सफलता मिली है मेरी अपनी है।
यह कभी नहीं सोचना चाहिए। वही स्पष्ट कर रहे हैं कवि कि जो गाया जा चुका है राग और उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती, यानी वह झिझकता है, यानी आपका सहयोग भी करता है और क्या उसका नाम आगे आ जाए इसके लिए वह झिझकता है। उसे ऐसा नहीं चाहिए वह आपके काम में संबल बना, उसे यही संतोष चाहिए। नहीं, अगर वैसा संतोष वो फिर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आपकी गायकी हो या आपका कोई विशेष काम हो, तो अगर सच्चा संगतकार है तो वह यह चाहेगा कि आप अपने आप में सफल हो, मेरा नाम आए। वह सही संगतकार ऐसा नहीं सोचता है। तो वही स्पष्ट कर रहे हैं कवि कि जो हिचक जो मतलब क्या कहते हैं, झिझकता है, जो झिझक उसके अंदर है, वह ऐसा नहीं है कि वह यह काम नहीं कर सकता है, वह भी यह काम आगे बढ़ के कर सकता है, लेकिन वह आपका सहयोगी बना क्योंकि वह चाहता था आप उसमें सफल हो जाए। तो यह उसकी विफलता नहीं है। अगर आपको आपके सहयोग में वह पीछे से खड़ा है तो वह आपकी विफलता नहीं है, यानी आप उसे कमतर ना समझे। आपके साथ, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक गायक को प्रसिद्धि मिल जाती है। हमारे बहुत सारे गायक हैं, लंबी लिस्ट है गायकों की, है ना, चाहे वह स्त्री वर्ग में हो या पुरुष वर्ग में हो। उदित नारायण हो, हमारे शानू जी हो, या जितने भी हैं, कुमार शानू हो, सोनू निगम हो, अनुराधा पौडवाल जी हो, जितने भी गायक हैं, तो हम उनको जानते हैं ना। उनके साथ जो वाद्य यंत्र बजाते थे, जो संगीत में सुर साधते थे, या जो उनका निर्देशन करते थे, क्या किसी का भी नाम आपको पता है, याद है? वही इंगित कर रहे हैं कि हम उनका नाम याद नहीं रखते, यानी हम उसे कमतर समझते हैं। तो वह कमतर नहीं है। अगर वह आपको निर्देशित कर सकता है तो वह भी इस काम को कर सकता है। यहाँ पर कवि यह इशारा करे, उसे कमतर ना समझा जाए। यह उसकी विफलता नहीं है, यह उसकी मनुष्यता है। यह मनुष्यता की असली छवि है, जो बिना किसी लोभ के, नहीं, बिना किसी क्या कहते हैं प्रतिकार के, यानी कि कुछ पाने की इच्छा से नहीं वह आपका साथ देता। वह एक मनुष्यता के रूप में वह मनुष्य है, और मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए एक दूसरे का सहयोग करना। वह उसका परिचय देता है, वह मनुष्यता का सही परिचय देता है, और एक संगतकार के रूप में जीवन भर आपके साथ चलता है। तो ये इसी की तरफ कवि इशारा कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं गया हो, नहीं, तो इस कविता के माध्यम से कवि एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं संदेश हमें दे रहे हैं कि जो संगतकार है, आप अगर जब सफल होते हैं किसी काम के लिए, तो उसमें उनकी जो भूमिका होती है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ गायक के रूप को एक संकेत बनाकर इस कविता को बनाया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्हीं की तरफ कवि का इशारा है, जो कि एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है बेटा, तो मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी, आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। एक नया रूप, एक नया अध्याय नहीं आपको प्राप्त हुआ, एक बहुत अच्छी बात आपको समझ में आई। और चलिए अब इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है, मैं इशारा कर दूँ, मैंने पूरी व्याख्या आपको इसकी बताई, तो इससे आपको प्रश्न अभ्यास को बनाने में पूरी सुविधा होगी। मैं थोड़ा थोड़ा इशारा कर दूँ आपको। पहला, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। क्या स्पष्ट करना है? मैंने जस्ट आपको इसकी व्याख्या की कि संगतकार कविता के माध्यम से कवि उस प्रकार की व्यक्तियों की तरफ संकेत करना चाह रहे हैं। अगर कविता के माध्यम से देखें तो एक गायक के साथ जो उनके सहयोगी होते हैं, चाहे वह वाद्य यंत्र बजाने वाले हो, चाहे वह सुर साधने वाले हो, चाहे वो निर्देश करने वाले हो, तो अगर वो साथ नहीं हो तो गायकी को सही रूप नहीं दिया जा सकता है। जो गायक सही सुर और लय और तान वह नहीं पकड़ सकता, और गायक जो उसका जो गीत है वह सही रूप से अपने मुख से वह नहीं ढाल सकता। तो उसमें जो उसके सहयोगी की भूमिका है उसके बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में कवि इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ यह एक संकेत है गायक के रूप में, साथ ही साथ उन सारे व्यक्तियों की तरफ कवि इशारा कर रहे हैं जो हमारे किसी भी काम में हमारे सहयोगी बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं। पीछे से ही साथ खड़े हो, लेकिन वह हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर वह नहीं हो तो हम किसी भी काम को, चाहे महत्वपूर्ण है या छोटा काम हो, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। क्लियर?
दूसरा, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो आप सोच के देखिए। एक गायकी की बात इस कविता में आई है। इसके अलावे आप सोचिए, आप बहुत सारे कामों को देखते हैं। आप इतने बड़े हो गए तो आपको समझ में आता है कि आपके सहयोग के रूप में और कौन कौन काम करते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे हैं, जैसे आप घर में ही देख लीजिए। नहीं, जब क्या कहते हैं, घरेलू काम के लिए, सुविधा के लिए हम काम वाली रखते हैं, नहीं तो आपको घर के कामों के लिए वह सहयोग करती है, हर तरह से सहयोग करती है। तो अगर उसका सहयोग प्राप्त ना हो तो क्या कहते हैं, सही रूप से हम काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। यह नॉर्मल बात हुई छोटे से अर्थ में। बड़े अर्थ में देख लीजिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, नहीं, इंजीनियर क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, ठीक है। उसको बनाने का काम कौन करते हैं? राजमिस्त्री, मैसन करते हैं। और मैसन के साथ साथ कौन होता है? मजदूर वर्ग होते हैं, जो मसाला बनाते हैं, क्या कहते हैं, ईंटों को पहुंचाते हैं, धोते हैं, और भी जो बिल्डर्स हैं जो खाका बताते हैं। इन सब सहयोग के माध्यम से, संगीतकारों के माध्यम से एक भवन तैयार होता है। तो इस क्षेत्र में हमने देख लिया कि संगीतकार काम करते हैं। और भी बहुत क्षेत्र देख लीजिए, कोई भी जो संस्था चलती है, नहीं, जैसे स्कूल को ही ले लीजिए आप, वो संस्था एक संस्था है, यानी अध्यापन कार्य को करने के लिए एक संस्था है। तो उसमें मुख्य भूमिका प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल की होती है। लेकिन अगर उसमें सहयोगी शिक्षक ना हो, उसमें आपके विद्यार्थी ना आए, तो वो संस्था सही रूप से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति खड़ा करता है, तो क्या अकेले उस कंपनी को चला सकता है? नहीं चला सकता। जब तक उसमें सहयोगी मैनेजर नहीं होंगे, हेल्पर नहीं होंगे, या और भी जो काम को करने के लिए लोग नहीं होंगे, तो वह कंपनी नहीं चल सकती है। तो बहुत लगभग सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो काम को अंजाम देते हैं, उसमें हमें अब संगीतकार की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया बेटा? तीसरा, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं को मदद करते हैं? तो मैंने तुरंत अभी आपको बताया, एक गायक जो गाने को सही रूप में वो रिकॉर्डिंग करता है या फिर बनाता है, तो वो जो गाना हमारे सामने आता है, तो उसके साथ साथ कौन कौन संगत करते हैं? वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, जो संगीत की धुन बनाने वाले होते हैं, उनको निर्देशित करने वाले, कहाँ से लय कहाँ होगा, कैसा सुर बांधना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से कम होना है, तबला वादक, हारमोनियम वादक। आज तो क्या कहते हैं, ये बड़ा युग आ गया, यानी कि आज सब कुछ क्या कहते हैं, न्यू फॉर्म में आ गया, नए नए टेक्निक्स के प्रयोग होने लगे। लेकिन फिर भी उस टेक्निक को चलाने वाले के लिए भी आदमी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं, एक गायक को अपनी गायकी को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे संगीतकारों का साथ लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो अंतिम की जो 5 पंक्तियां थी, मैंने आपको स्पेशली समझाई इस बात को। तो इस प्रश्न का जवाब हम कैसे देते हैं? भाव स्पष्ट करना हो, आशय स्पष्ट करना हो, अर्थ बताइए, इस तरह के जब हमारे प्रश्न आते हैं, तो पहले हम पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, फिर कविता का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति से उसे संदर्भित करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ हमारे संगीतकार कविता से ली गई है, जिसके कवि कौन हैं? मंगलेश डबराल जी हैं। इस कविता के माध्यम से, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो काम का, इसमें विशेष रूप से गायक के बारे में बताया गया है, उनके साथ जो सहयोगी उनके काम को अंजाम देते हैं, उनकी तरफ बताया गया, उनकी तरफ इशारा किया गया है, और एक महत्वपूर्ण संदेश भी इस माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसी संदर्भ में यह कविता आई है कि वह अपने काम को करके अंजाम देके झिझकता है। नहीं, वह जो उसकी झिझक है, वह उसकी कमजोरी नहीं है, वह उसकी विफलता नहीं है कि मैं पीछे से काम कर रहा हूँ तो मेरी कोई भूमिका नहीं है। वह झिझकता है कि सामने वाला जो मुख्य किरदार है उसका, वह यह ना समझ ले कि मैं आगे आगे कर कर अपना नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वह झिझकता है अपने नाम से। चलो मैंने साथ दे दिया, और अगर वह सफल हो गया तो यही मेरा उद्देश्य था। वह ऐसा सोचता है। वह उसकी विफलता नहीं है, कमजोरी नहीं है, वह उसकी मनुष्यता है।
वो जो आपका साथ दे रहा है, वह मनुष्यता की का जो मूल्य होता है उसकी एक पहचान है। उसी की तरफ कवि इशारा कर रहे हैं कि उसकी जो झिझक है वह जब सुर पूरा हो जाता है, यानी गाया जा चुका राग, यानी काम पूरा होने के बाद उसके अंदर एक झिझक होती है। आप उसके झिझक को समझिए, उसे कमतर ना आंकिए। वह आपका एक बराबर का सहयोगी है जो आपके काम में एक कुशल मार्गदर्शक भी बना और सफलता का एक कारक भी बना। इस तरफ कभी हमारा इशारा कर रहे हैं। ठीक है। 5वां, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए ना, तो कोई भी एक उदाहरण, चाहे व्यवसाय का, विद्यालय संस्थान का, या जो भी आपके मन में आ रहा हो, जिसके बिना, सहयोग के बिना वो काम नहीं हो सकता, आप कोई एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करना है। गायकी के रूप में ही दे सकते हैं आप। एक गायकी को प्रस्तुत करने के लिए सही रूप से किनका किनका सहयोग चाहिए, इसके रूप में भी आप दे सकते हैं। 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का वह स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो हमने कविता की पंक्तियों के माध्यम से देखा कि यानी तार सप्तक यानी कि जो बनाए हुए हैं, जो क्रम बना हुआ है, जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसका ताड़ बना हुआ है, नहीं कि किस सुर में गाना है, कौन से म्यूजिक का प्रयोग होगा, कहाँ धीमे गाना है, यानी क्रमबद्ध तरीके से उस गायकी को गायन को गाया जाता है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, मतलब कि अब लगता है कि अब हम पहुंच गए उसकी ऊंचाई तक, लेकिन फिर हमारा जो मनोबल है वह लगता है कहीं कि पता नहीं या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, अचानक से घबराहट हमारे अंदर आ जाती है और हम बिखरने लगते हैं। लगता है कि हमारा स्वर बिखर रहा है। वो उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद बहुतों की ऐसी स्थिति होती है। या कोई विशेष काम हम करते हैं तो करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है, लगता है बाप रे, अब यहाँ तक हम पहुँचे, पता नहीं इसका अंत तो कर पाएंगे कि नहीं, इतने खर्चे हो गए, ये हो गया। उसी तरह गायकी में भी होता है कि क्या कहते हैं, अब ये जो मैं गा रहा हूँ पता नहीं वो सही रूप से हुआ कि नहीं। तो सारे सहयोगी तो अपना अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं मेरे स्वर कैसे निकल, क्योंकि वो गा रहा है, उसको सुन नहीं रहा है, उसका जो सही क्रम है वो उसे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ वह गा रहा है। जब वह बिखरता है तो संगतकार उसका सहयोग देते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं कि नहीं, आप जो गा रहे हैं वह सही सुर में है, या गलत भी है तो वहाँ पर भी उसे ढांढस बंधाई जाती है कि एक बार का रियाज था, आप फिर से करेंगे वह होगा, अंततः आप सफल होंगे। तो वहाँ पर संगतकार उसको ढांढस बनाते हैं और बहुत तरह से उसके रूप में, मतलब एक संगतकार के रूप में, एक सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। 7, सफलता के चरम शिखर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप परिवार में भी देखे होंगे, समाज में भी देखे होंगे कि किसी को जो सफलता मिलती है किसी की अकेली नहीं होती है, चाहे किसी रूप में हो, माँ, बहन, पिता, भाई, दोस्त, किसी के रूप में हो, कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा होके, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, वह उसके साथ खड़ा होता है, तभी वह सफल होता है। नहीं तो जब सफलता के चरम शिखर पर आदमी पहुंच जाता है, जब उसका मनोबल टूटने लगता है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी रिलेशन में जुड़कर भाई, पिता, बहन, पत्नी बनकर उसका साथ देता है और उसके मनोबल को ऊंचा रखते हुए कहता है कि अब तो आप सफल हो गए, अब थोड़ी दूर और चलना है आपको, जिससे उसका मनोबल लौट आता है और वह अंततः सफल हो जाता है। कोई भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं आपके क्या कहते इतिहास में भी बहुत सारे उदाहरण है, जो अभी मतलब कि आधुनिक समय में भी बहुत सारे समकालीन घटनाएं हैं जिसके पीछे जो व्यक्ति जहां पहुंचना चाहता है उसके पीछे जो उन पीछे वाले का हाथ होता है। चाहे कोई भी योजनाएं हों, हमारे प्रशासनिक योजनाएं भी बहुत सारी हैं, जो मिशन है बहुत सारे अन्वेषण है, उसका भी उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका अभ्यास भी समाप्त हो गया। रचना और अभिव्यक्ति, इसमें कुछ स्थिति है और कुछ क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि आप उसको ज़रूर पूरा करिएगा। उससे इस विषय वस्तु के संदर्भ में आपको विशेष और गहराई वाली नॉलेज
प्राप्त होगी। तो सिंपल सब चीज़ है, तो उसको आप ज़रूर करिएगा। पाठ्येतर सक्रियता, पाठ्येतर सक्रियता में भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यानी पाठ के से जुड़ा हुआ सक्रियता एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पाठ्येतर सक्रियता। तो उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ आपको करने को दिए हैं कि आप फिल्म तो देखते ही होंगे, अपनी पसंद को किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा है। तो ये ज़रूर करिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति का आयोजन है, तो इसमें क नंबर में कहा गया है, क नंबर में इस संबंध पर सूचना पट के लिए एक नोटिस तैयार करिए। तो आपने 9-10 के लेवल में ऐसी नोटिस ज़रूर बहुत लिखी होगी। तो थोड़ा सा मैं इशारा कर दूं कि नोटिस कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आपको ये मैं अब मिटाती हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ कैसे लिखते हैं नोटिस को। किसी भी जो कार्यक्रम होते हैं या किसी संदर्भ में जो नोटिस लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, तो एक ऐसे करके बनाया जाता है, एक आयत के रूप में या चौकोर रूप में ही उसमें लिखा जाता है आवश्यक सूचना। नहीं, आवश्यक सूचना हम पूरे विद्यालय प्रांगण को देते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि एक गायिका आने वाली है, तो आप जो क्या कहते हैं प्रस्तुति का आयोजन आपको करना है, तो इस संबंध में सूचना पट पर एक नोटिस तैयार करें। और ख नंबर है, नायिका व उसके संगतकारों का परिचय देने के लिए आलेख स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है कि आवश्यक सूचना यहाँ देना है, और देना है सभी विद्यालय परिवार को यह सूचित किया जाता है, सभी विद्यालय परिवार को यह सूचित किया जाता है अमुक डेट पर, यानी जिस डेट पर कार्यक्रम होने हैं किसी डेट को मेंशन कर देना है कि सभी विद्यालय परिवार को यह सूचित किया जाता है या सभी छात्र छात्राओं को यह सूचित किया जाता है कि अमुक तिथि पर, यानी मान लीजिए कोई तिथि ले लीजिए, क्या कहते हैं 31 अक्टूबर को वार्षिकोत्सव उत्सव पर एक महान गायिका जो कोई गायिका का नाम लेकर आने वाली हैं, तो उनके अच्छे स्वागत के लिए सभी छात्र छात्राओं को तैयार रहना है और अपने अपने क्या कहते हैं वर्ग शिक्षक से इनकी तैयारी पूरी कर ले। अतः सारे क्या कहते हैं छात्र छात्राओं से को यह निर्देश दिया जाता है इसके संबंध में तैयारी कर ले। आदि आदि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके आप नोटिस तैयार कर सकते हैं। और दूसरा जो है कि गायिका और उनके संगतकारों, तो यहाँ पर गायिका जो आएंगी या गायक जो आएंगे उनका नाम, तो संगतकार में कौन कौन होते हैं, तो वाद्य पे फलना का नाम, हारमोनियम पे फलना का नाम, नहीं निर्देशन में फलना का नाम, वही उनके संगतकार हुए। क्लियर हो गया? तो ये भी आपसे हो जाएगा। तो ये आपका अभ्यास भी खत्म हुआ। आशा करती हूँ ये जो हमारा अंतिम सफ़र था काव्य खंड का, ये आपको अच्छा भी लगा होगा और मैं आपकी सहायक हुई होंगी। अगली वीडियो में फिर आपके गद्य पाठ के साथ और आपका जो द्वितीय बुक है कृतिका के साथ धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे और मैं हाजिर हो जाऊँगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।